नमस्कार दोस्तों। आप सभी पेंशन धारकों का इस खबरों की दुनिया में ढेर सारा प्यार भरा स्वागत है। आज हम आपके लिए दो ऐसी सनसनीखेज और अहम जानकारियां लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई को मेहनत के साथ लगाया और अब उस मेहनत की कमाई के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे उन दो बड़े अपडेट्स की जिन्होंने पूरे देश के पेंशन धारकों की चिंताओं को एक नया मोड़ दिया है। चाहे वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े पेंशनर्स हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करके रिटायर हुए लोग, हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार उनकी मासिक पेंशन में कब बढ़ोतरी होगी। क्या न्यूनतम पेंशन की वो राशि जो सालों से एक स्तर पर अटकी हुई है अब आखिरकार बढ़ेगी, और सरकार ने इस मामले में संसद में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए क्या कहा है। साथ ही एक और खबर जो तमाम रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लकीरें खींच रही है, वो है ईपीएफओ द्वारा पेंशन गणना के तरीके में किए गए बड़े बदलाव। तो आइए बिना किसी देरी के इन दोनों ही मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए आने वाले दिनों में क्या बदलने वाला है। शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे अहम खबर से, जो हाल ही में संसद के पटल पर उठी और जिसने सरकार की मंशा को साफ कर दिया। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। ये वही योजना है जिसके तहत लाखों कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने एक निश्चित राशि पर निर्भर होते हैं। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स एसोसिएशन और विभिन्न मजदूर संगठन ये मांग करते रहे हैं कि बढ़ती महंगाई, मुद्रास्फीति और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये या उससे अधिक किया जाए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये मांग जब संसद में उठी तो सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए एक स्पष्ट संकेत दे दिया। दरअसल लोकसभा में एक सांसद ने यह सवाल उठाया कि क्या सरकार ने उच्च स्तरीय निगरानी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है जिसमें पेंशन में संशोधन की बात कही गई थी। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि जिन कर्मचारियों ने उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुना है, उनके लिए न्यूनतम पेंशन क्या होगी और क्या इस पर कोई अध्ययन किया गया है। सबसे अहम सवाल ये भी था कि जिन पेंशनर्स को अधिक पेंशन के लिए बकाया राशि जमा करनी थी, क्या उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब इस सब के जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्री ने जो जानकारी दी वो काफी रोचक है। मंत्री ने सबसे पहले ये स्पष्ट किया कि ईपीएस 95 वास्तव में एक परिभाषित अंशदान योजना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना के तहत जो भी लाभ दिए जाते हैं वो सीधे तौर पर उस राशि पर निर्भर करते हैं जो कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से जमा की जाती है। फिलहाल नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और इसके अलावा केंद्र सरकार भी प्रति माह 15,000 रुपये की सीमा पर 1.16% का योगदान देती है। यानी कि पूरी योजना की संरचना ही इस तरह से बनी है कि फंड की दीर्घकालिक स्थिरता को सबसे पहले रखा गया है। अब जब न्यूनतम पेंशन की बात आई तो सरकार ने कहा कि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत हर महीने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है। ये राशि सीधे तौर पर सरकारी बजट से आती है और ये उस 1.16% के योगदान के अतिरिक्त है। मंत्री ने यह भी बताया कि इसी बजट तक योजना के फंड की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए हर साल इसकी समीक्षा की जाती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे जवाब में न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर कोई ठोस योजना या कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया। यानी कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन जो सालों से अपरिवर्तित है, फिलहाल उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी के आसार नहीं दिख रहे। ये वही मांग है जो बार बार उठती है और बार बार सरकार की ओर से इसे आर्थिक स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। पेंशनर्स एसोसिएशन का तर्क है कि जीवन यापन का खर्चा आज उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां 1,000 रुपये महीने की राशि किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी बढ़ोतरी को फंड की वित्तीय क्षमता और भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखकर ही लागू किया जा सकता है। इसी कड़ी में एक और अहम सवाल उच्च वेतन पर पेंशन से जुड़ा था। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने का मौका मिला था। इसके तहत जिन कर्मचारियों ने ये विकल्प चुना, उन्हें अतिरिक्त राशि जमा करनी थी। सरकार ने अभी ये जानकारी दी है कि 31 जनवरी 2025 तक इस विकल्प के लिए करीब 15,24,000 आवेदन आए थे और इनमें से 99.2% से अधिक आवेदनों की प्रक्रिया 9 मार्च 26 तक पूरी कर ली गई थी। जिन पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किए गए वे अपनी निर्धारित राशि जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, उनके पेंशन भुगतान आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो लोग अभी भी सेवा में हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया सेवानिवृत्ति के बाद ही पूरी होगी।
अब सवाल ये भी उठा था कि क्या इन पेंशनर्स को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा नियमों के तहत मांग पत्र जारी होने के बाद 3 कैलेंडर माह के भीतर ही बकाया राशि जमा करनी होगी। इस समय सीमा के बाद किसी भी तरह की अतिरिक्त समय अवधि देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। यानी कि जिन पेंशनर्स ने अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अपनी समय सीमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद उन्हें इस योजना का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। तो ये थी पहली बड़ी खबर, जिसने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार की सोच क्या है। अब दूसरी ओर एक ऐसी खबर है जो निजी क्षेत्र के तमाम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। ये खबर ईपीएफओ की ओर से आई है और इसका सीधा असर आपकी मासिक पेंशन की राशि पर पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेंशन की गणना का आधार ये तय करता है कि आखिरकार आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी राशि हाथ लगेगी। अब तक ये गणना अक्सर आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होती थी, लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों यानी कि 5 साल के औसत वेतन के आधार पर करने जा रहा है। ये बदलाव दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। आप समझिए, जब कोई कर्मचारी अपने करियर के अंतिम 5 वर्षों में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के कारण सबसे अधिक वेतन प्राप्त करता है, तो उसका औसत वेतन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और जब पेंशन की गणना इसी औसत वेतन के आधार पर की जाती है, तो नतीजतन पेंशन की राशि भी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई गणना पद्धति से पेंशन में 20 से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि अगर पहले किसी कर्मचारी को 15,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी, तो अब ये राशि बढ़कर 18,000 से 21,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है। ये एक ऐसा बदलाव है जो लाखों कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की नई इबारत लिख सकता है। इस बदलाव के पीछे का तर्क ये है कि कर्मचारी की सेवा के अंतिम वर्ष उसकी मेहनत और अनुभव के चरम होते हैं। ऐसे में पेंशन की गणना अंतिम 5 वर्षों के औसत वेतन से करना कहीं अधिक न्यायसंगत है। ये बदलाव न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लंबी सेवा अवधि का भी इसमें विशेष महत्व है। यानी जितने अधिक वर्षों तक आपने योगदान दिया, उतना ही अधिक लाभ आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। खासतौर पर जो कर्मचारी 20 से 30 साल तक लगातार सेवा में रहे हैं, उन्हें इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन इस बदलाव का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त है आपके ईपीएफ खाते की जानकारी का अपडेट रहना। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब आपके सभी पीएफ खाते, चाहे आपने कितनी भी नौकरियां बदली हों, एक ही यूएएन से लिंक हो जाते हैं। इससे आपका पूरा रिकॉर्ड एक जगह सुरक्षित रहता है और पेंशन की गणना अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से हो पाती है। इसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। अगर आपकी केवाईसी अधूरी है या आपके खाते में कोई त्रुटि है, तो भविष्य में पेंशन प्राप्त करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर सभी जानकारियों की पुष्टि कर लें और सुनिश्चित करें कि आपकी सेवा अवधि का रिकॉर्ड सही ढंग से दर्ज है। इस पूरे बदलाव को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ईपीएफओ ने पेंशन व्यवस्था को और अधिक लचीला, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। ये बदलाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज के उस वर्ग को भी मजबूती प्रदान करेगा जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर होता है। जब किसी बुजुर्ग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता मिलती है, तो उसके परिवार पर भी आर्थिक दबाव कम होता है। इससे न सिर्फ उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि वे समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों खबरें आपके लिए क्यों मायने रखती हैं। पहली खबर जहां न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी खबर आपको ये बताती है कि अगर आप अपने खातों को सही तरीके से अपडेट रखते हैं और लंबी सेवा अवधि का लाभ उठाते हैं, तो आपकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यानी कि अब पेंशन का मामला सिर्फ सरकारी घोषणाओं पर निर्भर नहीं रह गया है, बल्कि इसमें आपकी अपनी सक्रिय भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। आपको अपने योगदान, अपनी सेवा अवधि और अपने खातों की सही जानकारी पर ध्यान देना होगा, तभी आप इस बदलाव का पूरा लाभ उठा पाएंगे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम पेंशन को लेकर जो मांग लंबे समय से चली आ रही है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये एक जारी प्रक्रिया है और पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार इस मुद्दे को उठाती रहती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि किसी भी वित्तीय योजना में बदलाव करते समय उसकी दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेकिन पेंशनर्स का यह भी कहना है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन आज के समय में किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है।
ये एक ऐसा विषय है जहां दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और आने वाले समय में इस पर और चर्चा होती रहेगी। वहीं दूसरी ओर पेंशन गणना में बदलाव को लेकर जो उत्साह है वो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि सरकार और ईपीएफओ कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए